सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों सखाओं को नमस्कार। राजुल का और प्यारी बुआ आपको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार और सभी को प्यारी बुआ का भी नमस्कार। बुआ आज का दिन जो है वो कुछ खास है। विजय दिवस। विजय दिवस है, मतलब जोश और उमंग और उत्साह और क्या क्या नहीं है आज, क्या क्या नहीं है भाई, क्यों ना हो, क्योंकि हमारे देश के जो नौजवान सिपाही हैं, जाबाज सिपाही हैं, नौजवान सिपाही हैं, उन सब के जो पराक्रम की बात जब भी होती है ना तो पूरा विश्व जो है दांतों तले उंगली दबाता है और तारीफ करता है ना। भारतीय सेना का रुतबा ही कुछ ऐसा है और उसका जलवा ही कुछ ऐसा है कि बस जब भी बात होती है तो मुंह से वाह ही निकलता है और वाह वाही वाला काम भी हुआ है। जी हाँ, 16 दिसंबर हम विजय दिवस के रूप में बनाते हैं, लेकिन राजुल बिटिया उससे पहले ये तो बता दे कि आज हम थोड़ा सा खाने पीने की भी बात करेंगे ना। बधाई और शुभकामनाएं देते चलते हैं, फिर हम आगे की बातें भी करते हैं। हाँ, ढेर सारी बधाई, सभी सेनानियों को नमन, शहीदों को नमन, और हमारे साथियों ने भी बड़े अच्छे से लिखकर भेजा है, कुछ ने चित्र भी भेज दिए हैं। क्या बात है। तो बधाई और शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। आज बुआ वैसे हम सखी विशेष में एक लोक कला की जो गायिका हैं, लोक संगीत की गायिका हैं गौरी देवी, उनके बारे में बात करेंगे। सखी गौरी देवी जी, क्या बात है, बिल्कुल अनसुना सा नाम है, तो जाहिर है कि उनकी जो भी उपलब्धि है उसको हम साझा करेंगे आपसे। और बेटी और बहू के मायके वाले, तो ये तो विषय है। मायके वाले नहीं, लेकिन बेटी के मायके वाले उन्होंने कहा भाई, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि उनके मायके वाले तो हम ही हुए, तो भाई हम अपने बारे में भी तो बात करेंगे। हम कब अपने को छोड़ते हैं? बिल्कुल, हम क्या क्या सोचते हैं वो भी तो बात करेंगे, और क्या करना चाहिए और क्या करते हैं, और क्या हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं। जी, तो अपनी उम्मीदें और दूसरों की फजीहतें, ये सारी बातें हम करेंगे बेटी और बहू के मायके वालों। और गाना वाना सुनाओगी ना? बिल्कुल सुनाएंगे, गाने तो सुनेंगे ही सुनेंगे हम, और व्यंजनों की भी बात होगी। बिल्कुल। तो बुआ, अगर विजय दिवस की बात करें तो मन में जो जोश और उत्साह है वो बहुत सारे संदेशों में भी है। जैसे हमारे कुछ साथियों ने भी बहुत सारी बधाई दी है। भारतीय सेना की अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम का स्मृति दिवस, विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना, बिल्कुल सही बात है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय हिंदुस्तान, ये लिखते हुए हमारे साथी ने जानकारी भी दे दी है जो हम देना चाह रहे थे। नमस्कार करते हुए लिख रहे हैं कि इससे जुड़ी कुछ यादें हैं। आज से 51 साल पहले सन 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग में आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के कमांडर के सामने सरेंडर किया था। उसके फलस्वरूप नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। वो दिन आज का 16 दिसंबर का ही था। आओ इस विजय दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर भारतीय सेना को बधाई देते हैं, साथ जंग के दौरान हुए शहीदों को विनम्र नमन करते हैं। हमारे साथी वैसे इसीलिए तो लिखकर भेज रहे हैं, विजय दिवस पर सभी नौजवान सेना के शौर्य दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते विविध भारती परिवार और श्रोताओं की तरफ से। तो ये भी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सब एकजुट होकर नमन करते ही हैं। वैसे एक बात तो है कि युद्ध जब होता है तो ऐसे ही नहीं हो जाता है, पृष्ठभूमि पहले से तैयार रहती है। और ऐसा ही हुआ कि ये जो हम जिसके दिवस की बात कर रहे हैं, हमारे साथी ने लिखा है कि किस तरह से असंतोष की भावना धीरे धीरे फैली पूर्व पाकिस्तान में, और कुछ लोगों ने भारत में शरण ली। तब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और दक्षिण एशिया में एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, बांग्लादेश। तो ये बात तो है। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अमन चैन बना रहे, शांति बनी रहे, तो कितना अच्छा हो। सही बात है। और ये भी बात है बुआ कि उस दौर के बहुत सारे लोगों की जो यादें हैं वो ये भी बताती हैं कि किस तरह से सायरन बजा करते थे मोहल्लों में, और कैसे जब ये युद्ध हुआ था। क्योंकि जो आक्रमणकारी थे, जो शत्रु की सेना थी, उनका ये कहना था कि अब हम तो बिल्कुल जीत के रहेंगे और हम बिल्कुल कब्जा करके रहेंगे। तो वो जो विश्वास उनका था, उस विश्वास के साथ वो बड़ी तेजी से आगे बढ़े थे। लेकिन उस विश्वास को जब धक्का लगा था तो हम जो सहमे हुए भारतवासी थे
मतलब एक तो ये भी बात थी कि बहुत बुरा दौर देखकर इस चीज की को सामने देखना डर तो था, क्योंकि देखिए आप अपने आप को बहुत मजबूत समझें लेकिन दुश्मन को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। यही जब जज्बा रहता है तभी आपकी जीत होती है। जिस दिन आप सोचते हैं कि अच्छा दुश्मन तो बहुत कमजोर है, हम बड़े आसानी से विजय हासिल कर लेंगे, वहीं पर आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो आप अपने आत्मबल को तो बनाए रखते ही हैं, रखना ही चाहिए, उसके संग संग दुश्मन को भी कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। ये बहुत समझदार लोग कहते हैं, है ना। तो वो एक बात है कि जो तुमने याद की बात कही, उसमें वो एक जो हम बच्चों के लिए जो था कि वो हो जाता ब्लैकआउट। हाँ, तो वो जो होता था तो उसमें मोटे मोटे पर्दे कमरे में डाले जाते थे। पहली बात तो लाइट नहीं जलाई जाती थी, कुछ ऐसा हो तो जलाना भी हो तो मतलब खिड़की दरवाजे सब बंद, उसमें मोटे मोटे पर्दे होते थे ताकि कहीं से भी अगर आक्रमण होना हो तो उन्हें ये इल्म ना हो कि यहाँ पर बस्ती है, लोग यहाँ रहते हैं। तो यही हम लोग को बताया जाता है कि देखो रोशनी निकलेगी तो यहीं बम गिर जाएगा। हाँ, तो हम लोग डरे रहते थे। हाँ, तो डर की बात तो थी, लेकिन फिर हमारे देश के नौजवानों ने, सिपाहियों ने, सैनिकों ने, अफसरों ने सब मिलकर जो कहना चाहिए ना कि सफलता हासिल की। और उनकी जाबाजी को सलाम, उनकी इस वीरता को सलाम और उन शहीदों को नमन जिन्होंने इस जो हमें सुरक्षा दी और सुरक्षा देते हुए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जान कुर्बान की, देश का नाम रोशन किया और तिरंगे को फहरने दिया। ऐसे ही साथ साथ उसके जो लोग परिवार के लोग थे उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है कि किस तरह से जब हम लोग तो सिर्फ अंधेरा करके डर रहे थे और उनकी क्या हालत रही होगी, ये भी सोचने वाली बात है। पल पल रेडियो पर खबरें सुनते हुए गुजारना और कहीं पर भी अगर जरा सी भी बमबारी की बात आए तो दहशत में आ जाना। हाँ, वो ऐसे मंजर थे कि जिन्हें बहुत सारे लोगों ने या तो युवा अवस्था में देखा होगा या बचपन में देखा होगा और उस वक्त की यादें बड़ी मुश्किल थी। लेकिन देखो ऐसा है कि जब क्षेत्र में महिलाओं के आने की हम बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र में, हम जैसे साहित्य की बात भी करते हैं, वीरांगनाओं की बात करते हैं, लेकिन आज हम लोक गायिका जिनकी बात कर रहे हैं वो ऐसी जगह से हैं जहाँ जैसे लगता है कि कण कण में संगीत भरा हुआ है ना। कोई भी सुर, राजस्थान कहीं से भी सुर लगा दे, लेट के लगा दे, बैठ के लगा दे, दौड़ते हुए लगा दे, सही सुर लगता है, ऐसा लगता है हमें तो यही लगता है। बिल्कुल। और उस सुरों में भीग कर बड़े सुंदर सुंदर जो लोक गायन की शैलियां हैं वो बड़ी सुंदर सुंदर निकली हैं। उन्हीं में से एक शैली है मांड जो गाती थी ये, और मरु कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, तो उन्हें याद किया जाता है इस नाम से। तो छोटी सी एक कविता भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजी। अब तिरंगे से जुड़ी हुई है तो हम नहीं रोक पा सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। शत्रु सीमा लांघ न जाए, शत्रु सीमा लांघ न जाए, खड़े रहे चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से। क्या बात है। शीश झुकाया नहीं भले ही अपने प्राण गंवाए हैं, भरा पड़ा इतिहास हमारे वीरों के बलिदानों से। वंदे मातरम। वंदे मातरम। चलो फिर चलते हैं राजस्थान की ओर। संगीत की दुनिया में हमने बात की थी कि मांड गायकी की एक अपनी अलग ही शैली, अलग ही अंदाज है और इस विरासत को बड़े जतन से संजोया है कलाकार गौरी देवी राव ने, जिन्हें मरु कोकिला के नाम से याद किया जाता है। इनकी आवाज खनकदार है। पारंपरिक गायकी से देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली गौरी देवी ने अपनी मांड गायकी के जादू से जो है सभी को आकर्षित कर लिया। संगीत उन्हें विरासत में मिला था। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1920 को राजस्थान में। उनके पिता का नाम था बंशीलाल पंवार। वो बीकानेर महाराजा के प्रमुख दरबारी गायक थे और माता जमुना देवी पंवार भी मांड गायिका थी। तो मतलब घर में गाने का माहौल था और मांड गायकी के बारे में इतनी सारी जब जानकार हों आसपास तो भाई उनकी प्रतिभा को तो निखरने का मौका मिलना ही मिलना था। बिल्कुल। और जब 20 वर्ष की आयु में इनका विवाह मोहनलाल गामेटी के साथ हुआ, जो जोधपुर में एक जागीरदार थे। फिर वो बीकानेर से जोधपुर आ गई। जाहिर है कि जब विवाह हो गया फिर उन्होंने सिद्धेश्वरी देवी और रसूलन बाई जैसी सिद्धहस्त, ठुमरी व गज़ल गायिकाओं से संगीत की बारीकियां सीख लीं। 1957 में गौरी देवी ने रेडियो और दूरदर्शन पर मांड गायकी के कार्यक्रम देने शुरू किए जो काफ़ी लोकप्रिय रहे। वो मांड के अलावा ठुमरी, भजन, गज़लें भी गाती थी और ये सब जो उनका जो गायन का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो देश प्रदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर
जारी होने लगा और उससे एकदम समा सा बंध जाता था। एक तो गायकी भी अपने आप में ऐसी है, लेकिन जैसे कि हमने पहले ही कहा ना, खनकदार अगर आवाज हो तो उसमें 4 चांद लग जाता है। फिर सिद्धेश्वरी देवी इन लोगों से सीखा उन्होंने, तो और भी मंझ गई। गौरी देवी को सैकड़ों पुरानी टकसालें, मांड और गीत एकदम कंठस्थ थे। खासियत ये थी कि उन्होंने पारंपरिक मांड गायकी पर आधुनिकता की परछाई नहीं पड़ने दी और गाते वक्त वो खुद हारमोनियम बजाती थी और वातावरण में उनके स्वर का सम्मोहन फिर छा जाता था। संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली ने आयोजन किया था लोक उत्सव का। उसमें उनकी जो वो थी प्रस्तुति, उसने एकदम सभी का दिल जीत लिया। इसके अलावा जवाहर कला केंद्र जयपुर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय लोक संस्कृति एवं नृत्य प्रतियोगिता में भी उनकी शानदार गायकी से सभी झूम उठे। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकारों के सम्मेलन में भी गौरी देवी के मांड गायन की धूम रही और हर साल राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आयोजन होता था एक समारोह का, उसमें उनका मांड गायन जो था वो एक विशेष आकर्षण रहता था। 1983 में मॉस्को में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जब मंच पर उन्होंने गाया केसरिया बालम आवो हमारे देश, तो कार्यक्रम में सभी सुनने वाले झूम उठे। समय के साथ उम्र बढ़ने के बावजूद उनकी आवाज़ का आकर्षण बरकरार रहा और वो 80 वर्ष में भी हारमोनियम बजाते हुए जब गाती तो सुनने वाले उनके सुरों के साथ झूमने लगते थे। सोचिए, इतना उम्र बढ़ने के साथ तो ऐसा होता है ना अक्सर की, नहीं, लेकिन लगता है कि ये लोग ना जब बोलते हैं तो बिल्कुल लगता है उम्र का असर, लेकिन जब गायकी पर आते हैं, हमने देखा है अच्छे अच्छे गायकों को भी ना, तो 80 के बाद भी बोलते समय थोड़ा सा लड़खड़ाएंगे, आवाज़ भी वैसी हो जाएगी, लेकिन जब गाना शुरू करते हैं तो जैसे कि सुर जो है उनके जान फूंक देते हैं। सही बात है ना? तो बस वही वो जान फूके हुए स्वर जब कानों में पड़ते हैं ना तो फिर क्या होता है, मतलब सबको हिला देते हैं। 1986 में उन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने दिया था। इसके अलावा वो राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी, भारतीय लोक कला मंडल, राजस्थान दिवस समारोह समिति, अखिल भारतीय लोक संस्कृति सम्मेलन सहित बहुत सारी संस्थाओं की ओर से भी उनको सम्मानित किया गया। और देखो, इन्हीं सब जानकारियों के साथ हमारे साथी ने संदेश लिखकर भेजा है। ये सब तो इन्होंने लिखा है, जन्म के बारे में लिखा है और फिर माता पिता के बारे में लिखा है। फिर इन्होंने ये भी लिखा है कि गौरी देवी पूरी तरह संगीत में डूब गई थी और श्रोताओं के मर्म को छूती उनकी गायन शैली ने जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, बूंदी, झालावाड़ आदि राजघरानों से उन्हें सम्मान दिलवाया और अकेडमी अवार्ड की भी इन्होंने बात लिखी है। फिर इसी तरह से अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के अंतर्गत उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, गोवा आदि में अपनी स्वर लहरियां बिखेरी इन्होंने और मॉस्को का भी इन्होंने जिक्र किया है। तो वही जानकारी हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजी है। ये देखिए ना बुआ कि जो एक कलाकार होता है वो चाहे जहाँ भी रहे, चाहे जहाँ भी पैदा हुआ हो, चाहे जहाँ भी पैदा रहे, वो होता पूरे देश का है, पूरे देश और का, फिर पूरे देश का होते होते वो दुनिया का हो जाता है। जी हाँ, तो स्वर लहरियां हैं, उनकी कोई सीमा तो होती नहीं है, कोई सीमा नहीं होती। अब ये बात हमेशा चलती रही, उनके जीवन काल तक जो संगीत था वो उनसे जुड़ा रहा। 29 जून 1988 को मांड गायकी को शीर्ष पर पहुंचाने वाली मरु कोकिला का शरीर जो था वो शांत हो गया। वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन स्मृतियों में मरु कोकिला से जुड़ी अनेक यादें आज भी हैं, जैसे कि हमारे साथियों ने भी साझा किया, और हमेशा रहेंगी। जी। कभी कभी मुश्किल से मिलती है कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी प्रतिभाएं, कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम बरसों बरस याद करते हैं। बरसों बरस तो याद करते हैं राजुल बिटिया। लेकिन एक बात ये बताओ, हमारे श्रोता भी नाराज है, हम भी बहुत नाराज हैं। क्यों बुआ? नाराजगी की क्या बात है? मांड सुनना चाहती है ना, और क्या? समझ गई ना तुम? सुनाएंगे ना। समझ गई ना तुम? बिल्कुल सब बच गई। हमें पता था कि ये तो वर्ड फेमस है कि भाई हमारी जो बिटिया है, बहुरिया बहुत समझदार है। हमारे साथी ने लिख कर भेजा है, केसरिया बालम मांड गायकी की उत्कृष्टता और मेहमानों के स्वागत और निमंत्रण में भी इसे गाया जाने लगा है। तो इन्होंने लिखा, आपके लिस्ट में हो तो जरूर सुनवाएं। तो भाई लिस्ट में है, इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनते रहिए। सखी सहेली, थोड़ा ट्विस्ट भी तो होना चाहिए ना बुआ। मतलब सारे व्यंजन अगर एक साथ थाली में परोस दिए जाए तो बताइए ना कि खाने वाले का मन कहीं होगा। अब जैसे आजकल मटर का सीजन है, कितना जबरदस्त है। बाजरा भी तो आ रहा है। हाँ, तो मटर और बाजरा की कितनी सारी चीजें बनती हैं। और गुड़,
क्या बात है, मतलब आप तो बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक के बाद। नहीं, सहजन का सूप भी बनेगा, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, लेकिन कहीं मायके और ससुराल वालों में कुछ ज्यादा तो नहीं नोक-झोंक हो जाएगी? अरे नोक झोंक तो ऐसे जिंदगी में चलती ही रहती है बुआ, क्योंकि बिना नोक झोंक के जैसे होता ना कि खाने में अगर वो नमक ना हो, नमक तो जाने दीजिए आप, मिर्च अगर ना हो, अगर आज की खटाई ना हो, तो अदरक ना हो, सब चाहिए, सब है ना, लौंग भी चाहिए, काली मिर्च वाला तीखापन भी चाहिए, लाल मिर्च वाला तीखापन भी चाहिए, हरी मिर्च तो है ही ताजगी का एहसास कराती है। हाँ, तो चले, सारे रंग सारे स्वाद सब कुछ होना चाहिए। और इन स्वादों के साथ ही अगर आप जैसे हम बात कर रहे थे ना मटर की, तो एक तो ताजी ताजी मटर लीजिए, उसे छीलिए, और जो छौंक के हम लोग बनाते हैं ना, घुघरी जो बनती है, घुघरी, क्या मजा आता है, उस पर से मटरी वटरी कुछ हो घर में तो डाल दीजिए, मजा आ जाएगा खाने में। नहीं तो केवल जीरे से छौंकिए, उस पर नींबू डालिए, हरी मिर्च अदरक भी डाल लीजिए, और उस छौंकते समय उसके बाद नींबू निचोड़ के और खा लीजिए वैसे ही, ज्यादा उसको सजाने की जरूरत नहीं है। और वो ऐसा नाश्ता है कि आजकल के दिनों के लिए बिल्कुल मुफीद भी है और पौष्टिक भी बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है, है ना, कितना रंग बिरंगा, भूख खुल जाती है बिल्कुल। और चाहे सुबह चाहे खाएं चाहे शाम को खाएं। ऐसे ही तो बुआ मटर का निमोना भी होता है, जिसको कि खाने का मतलब जो लालच है। तो लेकिन लोग थोड़ा अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तुम कैसे बता रही हो? हम जो बना रहे हैं वो मटर को पीस के और उसको भून कर जी, उसके बाद फिर उसमें हम छौंका जाएगा उसको। सही बात है, लाजवाब चीज है। बुआ अब ये बताइए कि भैया ये मैके मैके वाला जो खेल होता है ना, कि तेरा मैका मेरा मैका वो मतलब जिंदगी भर खत्म नहीं होता। अरे कैसे खत्म होगा भाई, देखो हमें अपना मायका तो बड़ा पसंद है, और कहीं भौजाई जाने लगे तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, बहुत बहुत जोर से दर्द होता है। हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि बड़ा ही नाजुक विषय, मायका हर औरत के दिल में बसने वाला मधुर स्मृतियों का प्यारा कोना। वो तो होता ही है, लेकिन नाजुक भी मामला। सास देखिए, सासू माँ जब बताती हैं अपने मैके की बात, तो कैसी मुस्कान खिली रहती है। हाँ, तो हम भी तो अपने मैके आके खुश हो जाते हैं जगतपुरा में। और जब बहू के मैके की बात होती है तो सास जी की त्योरियां से चढ़ जाती हैं। अरे सबकी नंदे भी तो ऐसी हो जाती हैं, लो भाभी चली मायके, अब घर में काम है, मेहमान आ रहे हैं, ये काम है, मतलब सारी जो समस्या उसी समय आती है। अच्छा, सबसे मजेदार तो और बात है, मतलब वो लड़का जिसकी अब आज की तारीख में 28-30 साल की उम्र से पहले शादी नहीं होती, वो 28-30 साल वाला लड़का 24 साल में नौकरी लग गई, चला गया, कहीं काम कर रहा है, और फिर अगर पत्नी, बहू, नंद, अरे भाभी अगर मायके जाने लगती है तो फिर ये होता है, अरे हमारा लड़का खाना कैसे खाएगा। बताइए। तो वो 4 साल 5 साल वाली आदत बिल्कुल शून्य हो जाती है, और फिर लगता है कि अब तो ये बस भूखा रहेगा बेचारा, मतलब बस उसी की बात की तो चल दी। ये भी नहीं सोचा कि हमारा बेटवा खाना कहाँ खाएगा, बताओ जरा सा। तो भाई ये बातें तो होती हैं, क्योंकि उस वक्त ये बात भुला दी जाती है कि मायका तो मायका होता है, चाहे वो हमारा हो चाहे उसका हो, लेकिन किसी दूसरे के मायके के बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें सोचना अच्छी बात तो नहीं है। फिर भी क्या किया जाए, ये तो मतलब एक इंसानी रग होती है जो कि मानती नहीं है। छुट्टी हो या देखो कोई भी त्योहार हो, अगर बिटिया का ससुराल पास में है तो घर वाले तो राह देखते ही है ना, कि जरा सा आ जाए बिटिया 1 घंटे के लिए ही सही, है ना। और लेकिन बहू अगर किसी छुट्टी वाले दिन मायके में जाना चाहे तो बस एकदम अच्छा नहीं लगता है। मतलब नाम भी ना ले, यहाँ काम भी कर रहे हैं, नहीं चल नहीं तो छोड़ो, मतलब बात भी ना करे, इनको तो बस अपने अपने मायके की लगी रहती है, बस यही लगी रहती है। और बुआ ये भी होता है ना कि अगर मतलब एक ही शहर में अगर हो मायका जब, और ऐसा हो जाए कि भाई बहू जो है उससे मिलने के लिए कोई चले आए, कोई आए दूर से, कोई रिश्तेदार चले आए, तो अक्सर ये देखा गया घरों में कि लोग कहने लगते हैं कि भाई इनका तो यही घर ही शहर का ही मायका होने का यही एक वो होता है मुसीबत, ससुराल है हमारे लड़के की, तो जब देखो तब उसके ससुराल से लोग चले आते हैं। सही बात है। तो ये एक सोचने वाली बात बिल्कुल है। और बहुओं के मायके वालों के बारे में वो सम्मान वो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथी ने लिखा भी है कि जब विवाह होता है तो सिर्फ लड़के लड़की का विवाह नहीं होता है ना। तो ये बात जो है हमें बराबर ध्यान में रखनी ही चाहिए कि
पूरा संबंध बनता है। हाँ, है ना? बेटी और बहू के बीच में एक पतली रेखा होती है, वो तो हमेशा बनी ही रहती है। अब छोटी छोटी बातें लेकर बेटी के ससुराल में माताओं का दखलंदाजी बढ़ गई है। अनेक बातों को नजरअंदाज करने में ही समझदारी होती है। जब दो जुड़वा बहनों का स्वभाव एक सा नहीं रहता तो दो परिवार का स्वभाव व्यवहार एक सा कैसे हो सकता है? समझदारी है जो परिवार को जोड़कर रखती है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि मेरी बीवी के मायके वाले मेरी बहुत तारीफ करते रहते हैं क्योंकि मैंने अपने सासू जी को नया मोबाइल जो दे दिया है। ओहो, ये भी इन्होंने राज खोल दिया। जब तक आप किसी का अच्छा नहीं करोगे तब तक आपको कोई बुरा नहीं बोलेगा, यानी कि जब तक आप अच्छा करोगे तो आपको सच बात है कि कोई बुरा नहीं बोलेगा। हाँ। तो ये सिर्फ मोबाइल देने तक सीमित न रहे बल्कि व्यवहार में भी वो दिखना चाहिए, वो प्रेम, और दिल से होना चाहिए। हाँ, वो चीज होनी चाहिए। और एक बात और होती है बुआ कि जैसे कभी कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं, जैसे कभी कभी बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें पूरा आराम करने की ज़रूरत है। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मायका उसी शहर में है तो माता पिता कहते हैं कि हम इसे थोड़े दिन के लिए अपने घर ले जाते हैं। तो बड़ी त्योरियां चढ़ जाती हैं कि अच्छा। क्यों यहाँ पर आराम नहीं हो सकता। हालांकि ये ज़रूर है कि संयुक्त परिवारों में ये मुश्किल बात नहीं है उतनी कि अगर कोई बीमार है तो उसकी खैर खबर अच्छे से ली जाए। लेकिन फिर वही एक बात आ जाती है कि सास काम कर रही है और बहू आराम कर रही है, तो उस बात में थोड़ा सा लोगों को संकोच होता है और वो नहीं करना चाहती आराम और चली जाती हैं। तो उस बात पर भी बहुत बड़ा तूफान उठता है और कहीं कहीं नहीं उठता है, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं एक शांति युद्ध का वातावरण बना रहता है। तो यहाँ पर एक बात और है राजुल बिटिया की कहीं ना कहीं जो बहू रह रही है उसको भी संकोच रहता है। ये भी तो आप सोचिए कि हो सकता है उसको खुद खराब लग रहा हो कि हम लेटे हुए हैं, भले ही बीमार हैं, लेकिन एक हमारे संस्कार ऐसे हैं कि अगर हमारे सामने सासू माँ या हो सकता है हमारी माँ भी काम करे तो हमें ना अच्छा लगे। हो सकता है वो उस कहते हैं ना कि संकोच को, उस शर्म को या उस खराब जो लगता है उसको नहीं देख सकती, इसलिए जाना चाहती है कि हमें नहीं अच्छा लगेगा कि हम हमारे सामने सासू माँ काम करें, तो इसको टालना चाहती है। तो इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल। केवल आराम करना ही एक मकसद नहीं होता है, उसके पीछे एक ये वजह भी हो सकती है। तो एक तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्वच्छंदता या आज़ादी होनी ही चाहिए। स्वच्छंदता तो नहीं कहेंगे, ये आज़ादी अवश्य होनी चाहिए कि उसको कहाँ अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर से अगर बीमारी की बात है तो चाहे वो आपका बेटा हो, आपकी बहू हो, आपकी बेटी हो, दामाद हो, कोई भी हो, अगर वो बीमार है तो उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि उसको क्या पसंद है और वो कैसे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। तो जहाँ भाई जाहिर है सभी कहते हैं कि जो भी बीमारी है दवा से ज्यादा जो है वो आपका जो मन है, मन स्थिति है वो असर करती है। तो अगर वो खुश रहेगी तो जो भी दवा खाएगी तो उसका दुगना असर होगा। बुआ ऐसी अनजानी डगर होती है जब शादी करने के बाद लड़की घर आती है किसी की बहू बन के। तुम तो ऐसे बात कर रही हो कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तुम तो ऐसे वाह वाह वाह, राजुल बिटिया ने तो हमने तो गाने से जोड़ दिया बस कि भाई अनजानी डगर की बात तो यहाँ पर भी होती है, जीवन में भी अनजानी ही डगर होती है जब शादी के बाद पहली बार घर जाती है। केवल पहली बार, 30 साल बाद भी वही लगती है। सही बात है बुआ, ये तो बात है। ससुराल तो ससुराल होता है। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें ऐसा है कि अब जोड़ दो तुम संदेश से बात को। हमारे एक साथी ने लिखा है कि बेटी ससुराल में खुश होती है तो खुशी होती है और बहू ससुराल में खुश है तो खराब लगता है। बेटी को ससुराल में अकेले काम करना पड़े तो खराब लगता है कि मेरी बेटी थक जाएगी, और बहू सारा दिन अकेले काम करे तो फिर बहू कामचोर कहलाए। बेटी की सास और ननद काम ना करे तो गुस्सा आता है। और जब देखो भाई इन्होंने लिखा है बहुत सारा, बहू जब सारा दिन अकेले काम करे तो इन्होंने डॉट डॉट छोड़ दिया है। हाँ। फिर उसके बाद लिखा है फिर भी बहू कामचोर कहलाती है। हाँ, फिर भी बहू कामचोर कहलाए। और फिर बेटी की सास और ननद काम ना करे तो गुस्सा आता है, और जब अपने घर में वो बहू की मदद ना करें तो वो सही लगता है। और बेटी की ससुराल वाले ताना मारे तो गुस्सा आता है, और खुद बहू के मायके वालों को ताना मारे तो सही लगता है। बेटी को रानी बनाकर रखने वाली ससुराल चाहिए और खुद को बहू काम वाली चाहिए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और वैसे तो हम लोग हंस के बात कर रहे हैं किसी भी विषय को, सही बात है कि अगर हंसी के तौर पर भी लेकर काम किया जाए उस पर तो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम यही सोचते हैं कि भाई हम बड़े शान से बताते हैं भाई हमारे बिटिया का जो ससुराल जो है वो इतना बढ़िया मिला है कि सास ससुर मुंह देखते रहते हैं, दामाद जी तो पूरे टाइम उसकी सेवा में लगे रहते हैं। और बिल्कुल यही चीज़ अगर हमारे घर में हो जाती है तो हम उसको बिल्कुल
हजम नहीं कर पाते। तो भाई आप खुद सोचिए आप क्या कर रहे हैं और किस बात से खुश हो रहे हैं। और यहाँ पर बताते हैं बहू हमारे इशारे पर चलती है, इसको भी बड़े शान से बताते हैं। बहुत अच्छी। तो वो दोनों परिभाषा हम ही कर रहे हैं। तो नहीं लगता कि हम अपने ही सिद्धांतों पर दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, अपनी बात को काट रहे हैं। तो जो समझदार होते हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन समझदार लोग और भी हैं हमारे यहाँ। लेकिन एक हम जब इस तरीके के विषय आते हैं तो हमारे बहुत सारे साथी अपनी भी समस्या लिखकर भेजते हैं, या जो भी जीवन में घटित हो रहा है। ऐसी एक बात लिखी है कि बेटी की ही शादी हुई दीदी, बहू तो अगले साल तक आएगी, तब तक इस बात का अनुभव आएगा। बेटी के मायके में तो सभी का स्वागत करना चाहती थी बेटी, ये लिख रही हैं, पर उसे सौतेली सास है। दामाद जी की माँ बचपन में ही गुजर गई, तो सौतेली माँ ने कभी सौतेले बेटों का नहीं किया। ऐसे ही रिश्तेदार के यहाँ रह रहकर दोनों भाई बड़े हुए। दामाद जी पढ़े हुए हैं BE, छोटे टीचर हैं, उनकी शादी होने वाली है। तो बेटी के मायके में मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ, माँ जैसा प्यार करते हैं। मैं भी उन दोनों भाइयों का बेटे जैसा ही करती हूँ। क्या बात। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप बेटे जैसा मानती हैं। और यही बात है कि अगर आपको संबंध अच्छा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा 19-20 मिले तो निभाना। हाँ, मतलब दामाद के लिए बिछ रही हैं तो बहू के लिए भी वो तैयारी करके रखिएगा। और वो एक बात और भी है कि मान लीजिए अगर बहू जो है वो आपके इस बिछने का स्वागत नहीं करती है, उसको नहीं पसंद आ रहा है और वो तय करके आई है, तो इस बात को बाकायदा प्रकट करने से अच्छा ये होगा कि उस चीज को समझ लिया जाए, लेकिन रिश्ता ना बिगाड़ा जाए। जैसे तुमने कहा कि समझ लिया जाए, इसको बिल्कुल सही तुमने कहा। ये सोचें कि ये ऐसा क्या है, कहीं कोई पूर्वाग्रह है इसके मन में, कोई कारण हो सकता है, या उसका कुछ पहले का कुछ ऐसा अनुभव है जिसकी वजह से वो तैयार होके आई है, या उसको बचपन से, कभी कभी माता पिता भी बचपन से यही कहते हैं कर लो ऐश, ससुराल जाओगी तब पता चलेगा। और सास का तो नाम ही बुरा होता है। सास का तो नाम ही बुरा है। तो क्या ऐसा तो नहीं कुछ उसके मन में भर दिया गया है? तो उस कोमल मन को थोड़ा सा समझाइए, कोशिश करें पहले समझने की कि ये ऐसा क्यों कर रही है। कोई तैयारी से आता है, कोई नहीं आता तैयारी से, तो वो तैयारी कहीं झूठी तो नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा उसका मन आप साफ कर दें। इसमें नहीं लगता कि कहीं अगर जरूरत पड़े तो आप काउंसलिंग करवा दें। हाँ, ये भी हो सकता है। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये एक पूरी पढ़ाई भी है अपनी तरह से। काउंसलर से काउंसलिंग करवा दें कि भाई क्या वजह है, खुद की भी करवा लें कि हम इसको कैसे हैंडल करें, इसका स्वागत कैसे करें ताकि ये खुश रहे। तो आप सिर्फ ये ना सोचें कि ये गड़बड़ है, बल्कि ये सोचें कि इस गड़बड़ चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे अपने माहौल में ढाल सकते हैं, या एक नया माहौल कैसे बना सकते हैं, उसके लिए भी तैयार रहिए। हाँ, और वो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत खींचे शुरुआत में रहते हैं लोग आपस में। अगर बहू और बेटी, मतलब बहू का मायका अगर वहीं पर हो, शहर में ही हो, तो ऐसा होता है कि बहुत खिंचाव रहता है। क्यों हम मान के चलते हैं ना कि ये तो भागी रहेंगी। हाँ, तो उसकी तैयारी में हम बहुत गड़बड़ व्यवहार भी करते हैं कभी-कभी। लेकिन अगर व्यवहार संभाल लिया जाए तो फिर ये जो है बात एक, मतलब समझ लीजिए कि सोने पे सुहागे वाली हो जाती है, क्योंकि ये सबसे नजदीक की रिश्तेदारी हो जाती है। और कोई भी सुख दुख हो, कोई भी उत्सव हो, वो सब आकर आपका हाथ बटाते हैं। और ऐसे में ऐसा लगता है कि जैसे एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं ना, जिसको, वो आपके साथ है और आपको बहुत अच्छा लगता है उस वक्त। अच्छा लगेगा बस वैसे, लेकिन उसको ताना बना उसका बुने, उसको वैसे सजा के रखें। इसके लिए एक बहुत और भी जरूरी है, बैठ के बात करें। हम मान के चलते हैं, अच्छा हमने तय कर लिया है, लड़की वाले कुछ नहीं बोलेंगे, लड़के वाले बहुत कुछ बोल सकते हैं, वो अपने नियम बता सकते हैं, लड़की वालों का नियम नहीं चलेगा, बहू के घर का नियम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ये कोई भी अपनी परंपरा लेकर नहीं आ सकती। तो इन सब को बिल्कुल छोड़कर नए सिरे से सोचें कि हाँ कुछ नयापन आया है हमारे घर में, एक नया सदस्य आया है, उसका स्वागत करें और कुछ नयापन अपने घर में भी लाएं, उसकी खिड़कियां खोल कर रखें, है ना, कुछ बदलाव उसके भी चलने दें और आपने जो रीतियां हैं वो तो चलाइए। और जो भी गड़बड़ लगता है या जो आप चाहते हैं कुछ नियम के, भाई बहू सुबह 7 बजे एक बार उठ जाया करो, चाय पी लो, फिर उसके बाद सो जाओ। अगर तुम्हारी 9 बजे तक सोने की आदत है लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे संग चाय पिए, तो आप इससे बड़े प्यार से कहिए कि 7 बजे एक बार संग में बैठ जाया करो, बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर तुम अपने कमरे में चली जाओ। तो कुछ एक नई परंपरा शुरू कीजिए, देखिए, प्रयोग कीजिए, अच्छा लगेगा। बुआ बातों से बातें निकलती हैं, लेकिन भैया भूख फिर लगाती है। नहीं, भूख लगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं, हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा टिप दिया है। स्मार्टफोन के द्वारा बेटी की सुखद गृहस्थी को देखिए, खुश रहिए, हर समय उसकी गृहस्थी में टांग मत अड़ाइए, बिना बात के बहू के मायके की मौखल सी मत बढ़ाइए। तो मौखल बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, वैसे तो किसी का भी नहीं उड़ाना चाहिए। और ठेपला बनाओगी तुम?
हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। हाँ, वो उन्हीं का बताया हुआ हम बता रहे हैं रेसिपी। बारीक कटी आधी कटोरी हरी मेथी, गेहूं का आटा, 1 छोटा चम्मच बेसन, लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, नमक स्वादानुसार, सफ़ेद तिल 1 चम्मच, दही 1 चम्मच, तेल या घी। इतनी सारी चीज़ें चाहिए। हाँ। अब कुनकुना गर्म पानी आटा गूंथने के लिए आप निकाल लीजिए। फिर गेहूं के आटे में बेसन और तेल, तिल, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, मेथी और दही अच्छे से मिलाना है। गुनगुना पानी का आवश्यकता अनुसार पराठे के में डालना है और पराठे की तरह जो आटा हम गूंथते हैं ना, हाँ, वैसे आटा गूंथ लेना है। फिर आधे घंटे के लिए उसे रख दें और उसके बाद उसकी लोई काटे और मजेदार पराठे सेक लें। हाँ, ठेपला बहुत बढ़िया होता है, इसमें परत नहीं लगाना पड़ता, बस ऐसे ऐसे बेलिए और खूब अच्छे से सेक लीजिए। और ये 2 दिन तक चलता है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बड़ा ये सार्थक नाश्ता है। ऐसे ही हमारे साथी ने लिखकर भेजा है सहजन का सूप। 4 सहजन चाहिए, 1 प्याज, 2 टमाटर, 5-6 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आवश्यकता अनुसार थोड़े से हरा धनिया, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार भी नमक भी चाहिए, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तेल, 1 नींबू का रस। कुकर में 1 चमची तेल डाल लें और उसमें लहसुन की कली, अदरक, प्याज और 1 मिनट के लिए भून लीजिए। फिर उसमें टमाटर डाल लीजिए, फिर नमक डाल के हल्दी पाउडर डाल लें, सबको अच्छे से मिला लीजिए। फिर 2 गिलास पानी डाल लीजिए, 3 सीटी लगाएंगे। अब अच्छे से पक गए हैं। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको क्रश कर लीजिए, छन्नी से छान लीजिए। सहजन अगर अच्छे से नहीं क्रश हुए हैं तो चमची की मदद से उसके बीज का वो निकाल दीजिए और फिर सूप में डाल लीजिए। और एक पैन लीजिए, उसमें छन्नी से छना हुआ ये पानी डाल लें, 2-3 मिनट तक उबालें। और अब उसे काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, नींबू और काला नमक डाल के अच्छे से मिला दीजिए और अंत में हरा धनिया डाल के सर्व कर दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बुआ, हम तो सूप का स्वाद लेते हैं, लेकिन अब चलने का समय हो गया है, तो दीजिए राजुल और प्यारी बुआ को इजाजत, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।